हाय गाइस, वेलकम टू द इनर्शिया एजुकेशन। आपका अपनी चैनल के अंदर स्वागत है फिर से। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो चीज़ निकाली थी वो निकाला था रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हमने निकाली थी 2m/n² टाउ L अपॉन ए। रेजिस्टेंस का यूनिट ओके ओम नाम के साइंटिस्ट के ऊपर से क्या रखा गया है अभी, ओहम। अब कुछ चर्चा इसके बारे में करते हैं। ओके, इस चीज को जो लिखी है रो इज इक्वल्स टू इट इज 2m/n² टाउ, इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। ओके, इसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी। ओके, किसी भी मटेरियल की जब कोई चीज आपको डिफाइन की जाती है तो क्या डिफाइन किया जाता है, रेजिस्टिविटी। उसका रेजिस्टेंस डिफाइन किया जाता नहीं है। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन एरिया। तो अगर आपका लेंथ और एरिया अगर चेंज हो गया, ओके, सिंपल सा 1 मीटर का आपके हाथ में तार है और वो खींच गया तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होने की संभावना है, जबकि रेजिस्टिविटी कभी चेंज हो सकती नहीं है उस मटेरियल की। ये कैसी टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज सेम चेंज हो सकती है, एन और टाउ। कब? जब आप मटेरियल चेंज करो। ठीक है, जब क्या चेंज करो आप, मटेरियल। जैसे कि ये कॉपर का ले लो आप, अगर कॉपर और आयरन को कंपेयर करो तो उसके अंदर ना मास चेंज हो सकता है ना ई चेंज हो सकता है। कॉपर और आयरन के अंदर क्या चेंज हो सकता है, एन एंड टाउ। ये दो चीजें जो है वो चेंज हो सकती है। तो ये दोनों चीजें अगर एक बार एक मटेरियल आपने ले लिया तो वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि कॉपर ले लिया तो कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, फिक्स। इसीलिए अगर आपको कॉपर की रेजिस्टिविटी पता हो तो उसकी लेंथ और एरिया के अकॉर्डिंग आप उस मटेरियल की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग के अंदर फिक्स होनी चाहिए। अब इसका यूनिट निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो हम अगर इसके ऊपर से यहाँ पर से इक्वेशन ले आए तो रो इज इक्वल्स टू क्या होगा, RA/L। तो इक्वल्स टू आर मीटर स्क्वायर बाय मीटर। ये कट हो गया तो आर का यूनिट क्या है, ओहम। इट इज डिनोटेड बाय दिस साइड, तो हमारा यूनिट क्या हो गया, ओहम मीटर। इसके विपरीत ओके 1/रो को बोला जाता है कंडक्टिविटी। क्या बोला जाता है, 1/रो को बोला जाता है कंडक्टिविटी। ओके, क्या बोला जाता है, कंडक्टिविटी। इसका यूनिट क्या होता है, 1/रो मीटर। ओके, 1/रो को बोला जाता है मू। ओके, ऐसी उल्टी साइन होती है, मू पर मीटर। ये किसका यूनिट हो जाता है, कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाता है। तो उसके 2-3 यूनिट्स है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। मतलब कि ये कभी चेंज होता नहीं है। अगर ये पता चल गया हो ओके, तो एक और बात समझते हैं कि जब कभी भी रेजिस्टेंस के अंदर से करंट फ्लो होता है, जैसे कि कोई चीज आप समझे। ठीक है, कि हम एक चीज ले लेते हैं, जैसे सपोज ये पेन ही ले लेते हैं, और कहीं समझने की जरूरत नहीं, ये पेन समझ लेते हैं। अगर यहां से करंट फ्लो हो रहा है ऐसे ओके, तो लेंथ कौन सी आएगी, पेन की टोटल लेंथ आएगी, और एरिया कौन सा आएगा, ये वाला। ओके, इसका एरिया ये आएगा। तो रेजिस्टेंस ऐसे। लेकिन अगर कहीं किसी ने ऊपर से करंट फ्लो करवा दिया तो अब क्या होगा, तो करंट पूरा यहाँ पर फैल जाएगा। तो लेंथ ये हो जाएगी और ये इतना सारा एरिया जो है वो कवर हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम चेंज होगा। तो मतलब कि करंट के हिसाब से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। मतलब कि करंट की डायरेक्शन कौन सी है ये भी मैटर करता है कि रेजिस्टेंस कैसा होगा। सपोज कि हम एक क्यूब ले लें। ठीक है, ये एक बार पूछा जा चुका है, एक क्यूब ले लें। ओके, समझे इस चीज को। सपोज ये क्यूब है हमारा। ओके, ये जो साइज है वो है b। ओके, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ ताकि समझ में आए। ये जो हमारी लेंथ है वो क्या है, b। ओके, ये लेंथ जो है वो हमारी a है। ठीक है, और ये जो है वो हमारी c है। ठीक, अब करंट यहाँ से बह रहा है। ठीक है, करंट कहाँ से बह रहा है, यहाँ से, दिस डायरेक्शन में। I जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा बताइए। ठीक है, तो सपोज R इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, रो L अपॉन A। तो सोचे रो L क्या होगी अब, ये, बिकॉज वो कहाँ से फ्लो करके कहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ पर। ये तीनों सेम नहीं है। ठीक है, तो हमें L कौन सा लेना पड़ेगा, A। रो इसकी कंडक्टिविटी है, उसके अंदर चेंज नहीं होगा। इट विल बी रो इंटू A बाय एरिया क्या होगा, इट विल बी BC। ओके, इट विल बी BC। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा होता तो ऊपर से नीचे। ओके, तो अगर ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा, इट विल बी रो B बाय AC। और अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल के अंदर आप यहाँ से ऐसे क्रॉस में फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो भी आप क्या निकाल सकते हो, R इज इक्वल्स टू ये लेंथ C हो जाएगी, तो इट विल बी रो C बाय AB।
ठीक है, किसी भी हिसाब से आप रेजिस्टेंस निकाल पाते हैं, उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस, उसके अंदर बड़ा लॉजिक दौड़ाया गया नहीं। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये छोटे छोटे हैं जिसको समझना काफी जरूरी है। तो जब भी रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसकी डायरेक्शन मैटर करती है कि कैसे होता है। ठीक, अगर आपको कोई बोल दे कि एक आपके पास सिलेंडर है छोटा सा, ओके, क्या है हमारे पास? सिलेंडर। क्या है? सिलेंडर। यहाँ से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ओके, इंटरनल डायरेक्शन के अंदर। इसकी रेडियस जो है वो हमारे पास आर है। कितनी है? आर। तो इसका रेजिस्टेंस आपको बोलने को बोले, इसकी कंडक्टिविटी है रो, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? ये लेंथ एल है आपके पास, ओके, ये लेंथ आपके पास क्या है? एल। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? इट विल बी सर्कल इनटू एल, तो इट विल बी रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। सीधी बात, ओके, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। अगर आपको बोल दिया जाए कि ये कैसा है? होलो है। कैसा है ये? होलो, मतलब कि अंदर से कहीं खाली है, ठीक है। ऐसा सपोज खाली, यहाँ पर ऐसे बना दिया, चलो, तो ये हो गया खाली। अब ये पूरी रेडियस जो है उसको, वो बड़ी वाली रेडियस को हम बोल देते हैं R1, और ये छोटी वाली रेडियस जो है हमारी, ये बोल देते हैं R2। तो अब रेजिस्टिविटी क्या होगी? फिर से वही घिसी-पिटी, ओके। R इज इक्वल्स टू क्या होगा? रो एल बाय क्या होगा? पाई, बड़ा में से छोटा माइनस, तो पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। करंट की फ्लो की डायरेक्शन सेम है। अभी क्या है? करंट की फ्लो की डायरेक्शन कैसी है अभी हमारे पास? सेम। लेकिन अगर इसको टफ करना हो तो क्या किया जाए? करंट आप अगर ऊपर से फ्लो करवाओ, ठीक, तो इसको भी रब कर देते हैं। अगर आप करंट को कहाँ से? ऊपर से फ्लो करवाएं, ठीक, ये R1 R2 ऐसे ही सेम, चलो नीचे से फ्लो करवाते हैं, ऊपर तो है, ठीक है, ये ऐसे फ्लो करवाते हैं, यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है ऊपर। तो अब घटना क्या होगी आप सोच के बताएं, ओके। ये अब तो टफ हो गया आपका। अब क्या हो रहा है? करंट सारी डायरेक्शन के अंदर फैल रहा होगा, मतलब कि ऐसे सारे हैजी पार्ट के अंदर वो क्या होगा? फैल रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम छोटा सा, अब ये न्यूमेरिक ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा? ऐसे इस पार्ट को देखें, ओके। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हमें लेना कंपलसरी है, ठीक है। ये हमारा क्या है? R2, ओके, ये हमारा क्या है? R1, ओके। तो हम क्या करते हैं? ये हम x पर जाकर dx जितना पोर्शन कवर अप कर लेते हैं। क्या करते हैं? x पर जाकर dx जितना पोर्शन कवर, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? dx जितना छोटा सा क्वेश्चन पोर्शन हो गया, ठीक। अब इस dx जितने पोर्शन के अंदर आप लेंथ देखो तो करंट आपका कैसे निकल रहा है? ऐसे, ठीक है। करंट आपका ऐसे ही बाहर निकल रहा है, तो लेंथ इतनी ही कवर कर रहा होगा, इतनी लेंथ कवर कर रहा होगा, मतलब L आपका कितना हो जाएगा? ये dx जितना पोर्शन है, तो L विल बी dx, करेक्ट। अब बात करते हैं एरिया के बारे में। बात किसके बारे में करते हैं? एरिया। तो अगर आपको सिलेंडर पता हो तो एरिया की घटना क्या होगी? तो एरिया, ऐसे सिलेंडर बढ़ता है तो एरिया विल बी 2 पाई आर एल, ओके। उसका एरिया कितना होता है? ऐसे ही जब अगर फैल रहा हो तो इट विल बी 2 पाई आर एल। यहाँ पर आर के बदले क्या आएगा? हम एक्स पर गए हैं तो इट विल बी 2 पाई एक्स एल, ठीक। अब और कुछ करना नहीं है, सिर्फ सीधा इंटीग्रेशन। तो आर इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास? इंटीग्रेशन, ओके, रो एल, ओके, एल के बदले क्या लिख सकते हैं? रो dx अपॉन क्या होगा? 2 पाई एक्स एल, कंफर्म। तो इसको जो लिमिट है हमारी उसको बाहर निकाल दो, तो रो बाय 2 पाई एल इंटीग्रेशन के अंदर फ्रॉम विच रेडियस टू विच रेडियस? योर लिमिट विल बी फ्रॉम R2 टू R1, so it will be R2 to R1, it will be dx by x, 1 upon x dx का इंटीग्रेशन होता है ln x। तो आपके पास सिचुएशन क्या आएगी? रो 2 पाई l, ओके, ln x, ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कौन सी है? R1 माइनस लोअर लिमिट R2, तो आपका इक्वेशन क्या आएगा? रो 2 पाई l, इसके अंदर ln R1 माइनस ln R2, ओके। ln के अंदर अगर माइनस हो तो डिवीजन में आ जाता है, तो इट विल बी 2 और रो अपॉन 2 पाई l, ठीक, ln R1 बाय R। ये चीजें खास हमें ध्यान के अंदर रखनी है कि अगर ऐसे कोई डाउट्स आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है।
तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे भी अगर आपको कोई क्यूबॉइड दे दे, ठीक है, जैसे कि बोल दे आपको कि आपके पास ऐसा क्यूब है, तो अपने हिसाब से आप वहाँ भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। क्यूब की सारी साइड्स के डायमेंशन जो है वो ए है, ठीक है, कितने ए, मतलब उस वो सारी की सारी सेम साइज के ए, और ये होलो है छोटा सा, ठीक है, कैसा है छोटा सा होलो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा अगर होलो है तो ये आपको अपने आप से हिसाब से करना होगा। ये आपके ट्यूटोरियल के अंदर है। इसकी आपको रेडियस कोई दे दे बी, ठीक है, इसकी आपको रेडियस क्या कोई दे दे बी, और जो डायरेक्शन फ्लो हो रही है करंट की वो ऐसी है, तो आप इसके ऊपर से आप निकाल भी सकते हैं। कोई लॉजिक, कोई बड़ा रॉकेट साइंस दौड़ाने की जरूरत नहीं है। लेंथ कितनी होगी ए, ठीक है, आपका एरिया कितना होगा, तो इट विल बी ए इंटू बी के हिसाब से अगर लेंथ इंटू ब्रेथ करने जाओ तो हर साइड से आपको x dx जितना पोर्शन लेकर कवर अप करके इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। और आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी एरिया की, फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। तो उसको आप अपने हिसाब से भी सॉल्व करके देखें, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सोचें दैट ये जो सारे न्यूमेरिक्स हैं वो इस तरह से सॉल्व होते आ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट द करंट इज फ्रॉम। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ठीक है, करंट का, कि सपोज आपका रेजिस्टेंस ऐसे आपको दिया हुआ है, ओके, और ये आपकी बैटरी यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट है, ठीक, ओके, ये बैटरी के वोल्टेज कितने हैं V, ये रेजिस्टेंस हमारा कितना है R, यहाँ से करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है I, ओके। ये सपोज V वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ ये जो हम वायर कनेक्टिंग वायर लेते हैं, ओके, वो ऐसा मानते हैं कि वो कोई वोल्टेज ड्रॉप लेता नहीं है, वास्तव में वो वोल्टेज ड्रॉप लेता है लेकिन बहुत छोटा सा होता है, तो हम उसको क्या करते हैं निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ भी पोटेंशियल भी, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल भी, तो यहाँ भी पोटेंशियल भी, तो यहाँ अक्रॉस द रेजिस्टेंस पोटेंशियल भी, यहाँ कितना होता है जीरो, वाई, बिकॉज हियर इट इज जीरो, तो हियर जीरो, तो हियर जीरो, ओके। सपोज इसको हम मान ले ए और बी, तो व्हाट विल बी वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू क्या होगा आई इंटू आर, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आई इंटू आर। सपोज यहाँ पर वी बी जो है वो जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसके बारे में सिर्फ, ओके, आर विल बी जीरो, ठीक है, तो आर विल बी जीरो, तो वी विल बी जीरो, वी इज इक्वल्स टू, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए वी इज इक्वल्स टू आई आर के हिसाब से समझे, तो यहाँ तो जीरो है पोटेंशियल, तो आई कभी जीरो नहीं हो सकता, तो कौन जीरो है आर, मतलब कि आपका करंट जो है वो ऐसे ही बहता रहेगा, मतलब फ्री ऑफ करंट जो है वो बिना किसी मशक्कत के बहता रहेगा, आइडियली नहीं बहता, ओके, वो कुछ ना कुछ लॉस तो करता ही है, थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस जो है वो यहाँ पर भी दिखाता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं निगलेक्ट करते हैं। तो कौन जीरो रहता है, रेजिस्टेंस जीरो रहता है, तो वी जीरो रहता है, लेकिन आई कभी जीरो रहता नहीं। तो अब थोड़ी बात जो है वो आई के ऊपर भी करते हैं, ठीक है। तो अगर आई के बारे में हमें बात करनी है, इसके सीरीज पैरेलल और वो सब हमें ऑलरेडी पढ़ना ही है, ठीक है, तो वो भी हम अभी आज के लेक्चर के अंदर ही पढ़ेंगे कि उसको कैसे सीरीज में और कैसे पैरेलल के अंदर एडजस्ट करें, ठीक। तो v इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, और v जीरो तो क्या जीरो होता है, r जीरो होता है, i कभी जीरो होता नहीं। तो अब जब आगे किसी चीज को आप समझते हैं तो क्या करें, तो सपोज आपको आई फंक्शन में दिया हुआ, आई हमें पता है आई इज इक्वल्स टू क्या होता है करंट इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, नीट वालों के लिए खास जरूरी है, किसके लिए, नीट वालों के लिए, ओके। सपोज आपको कभी कभार क्वेश्चन के अंदर आई जो है वो फंक्शन के फॉर्मेट में दिया हुआ होता है, जैसे कि आई इज इक्वल्स टू दिया होता है 2t² प्लस 3t, और बोला जाता है कि फाइंड द टी एट 2 सेकेंड्स, ओके, क्या बोला जाता है फाइंड द टी एट 2 सेकेंड, मतलब आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन के हिसाब से, ओके, आपको क्यू फाइंड आउट करना होता है, क्या फाइंड आउट करना होता है क्यू, ओके, कितने सेकेंड्स पर, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, तो i इज इक्वल्स टू क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, तो इसी इक्वेशन के हिसाब से डी क्यू इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास i डी टी। अब बस कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको भी इंटीग्रेट कर दो, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है q, i की वैल्यू क्या है 2t² प्लस 3t, ठीक, ओके, यहाँ क्या हो जाएगा बात dt, 2t² प्लस 3t का इंटीग्रेशन t है क्यूब, तो t क्या क्या होता है 2t³ बाई 3 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3t² बाई 2। अब कितनी सेकंड पर पूछा गया है 2 सेकंड पर, ओके, तो यहाँ पर 2 रख दो, तो 2 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 का क्यूब 80 होगा ना, ओके, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 जा 4, तो इट विल बी 2 इंटू 8 प्लस 6 अपॉन
3 6 3 जा 18, ओके, और 8 2 जा 16, तो 16 प्लस 18 डिवाइड बाय 3 इट विल बी 34 डिवाइड बाय 3। तो इतना चार्ज आपके पास सामने पास हुआ होगा। ऐसे ही उल्टा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर Q दिया हो, आपको क्या दिया हो, Q, जैसे कि आपको Q दिया हो 2t³ प्लस 3t² प्लस t, ओके, और आपको बोल दिया हो कि I फाइंड आउट करना है, तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है, dq बाय dt, ओके। ये बड़े खुद से सवाल हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर होते हैं, लेकिन मार्क्स ज्यादा कवर कर सकते हैं। गुड सेट में भी ऐसे पूछे जाते हैं, लेकिन वो हमारा कंसर्न की बात नहीं है। I इज इक्वल्स टू क्या होता है, dq बाय dt। तो क्या सिचुएशन रहती है यहाँ पर, इट विल बी dq बाई dt, तो d बाय dt क्या हो जाएगा, 2t³ प्लस 3t² प्लस t, ओके। तो x रेज टू n इज इक्वल टू n x रेज टू n माइनस 1, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। तो अब इसको यहाँ पर सीधा अप्लाई करता हूँ, तो 2 इंटू 3t² बाय n, 2 तो वैसे ही था ही, और 3t² प्लस क्या होगा, 3 2 जा, ये आगे आ जाएगा, तो 6t प्लस t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, ओके। तो इट विल बी 6t² प्लस 6t प्लस 1, कितने सेकंड पर फाइंड आउट करना है, 2 सेकंड पर। तो फिर से यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो 6 4 जा 24 प्लस यहाँ क्या होता है, 6 2 जा 12, ओके, प्लस 1, तो 13 24, 2 प्लस 1 3 प्लस 4 7 एंड 2 प्लस 1 3। तो इट विल बी योर आंसर दैट करंट I इज इक्वल्स टू कितना होगा, 37 एम्पियर। ये सारी बेसिक बातें हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिक्स हैं, ओके। इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना डाल के ऐसे भी आप इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये सारी बात जो है वो हमें मगज के अंदर, दिमाग के अंदर कैसे करने नहीं चाहिए, क्लियर अप होनी चाहिए हमारे लिए। चलो, तो ये तो हो गई बात करंट की, रेजिस्टेंस की बात भी थोड़ी बहुत हो गई। तो रेजिस्टेंस के बारे में अगर अब हम क्लियर हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के पास। कहाँ चल सकते हैं हम, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के पास। जो न्यूमेरिक सीरीज और पैरेलल के अंदर पूछे जाते हैं, ओके, वो किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको किसी रेजिस्टेंस में से करंट फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है, करंट फाइंड आउट करना होता है। कहाँ से, किसी रेजिस्टेंस में से। तो पहले सीरीज और पैरेलल के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, ओके। सपोज आपके 3 रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसी छोटी सी बैटरी है, ओके, वो दोनों कैसे एक दूसरे से सीरीज के अंदर कनेक्टेड। थोड़ा मेरा ड्राइंग ज्यादा बिगड़ा हुआ है, तो इट विल बी R1 R2 एंड R3। तो सीरीज के लिए R इक्विवेलेंट क्या होता है, इट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल सा फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, अगर पैरेलल कनेक्शन हो आपके पास, तो इट इज R1 R2 एंड R3, तो 1/R इक्विवेलेंट। ये छोटी छोटी बातें करवा रहा हूँ जो, ठीक है, जो आप पढ़ चुके हो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। तो ऐसे पैरेलल कनेक्शन के अंदर R इक्विवेलेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज आपको कोई पेचीदी सर्किट दे दी जाए, ठीक है, कि जो सीरीज और पैरेलल में है, तो पता कैसे करें, सबसे पहले कि सीरीज है या पैरेलल। अगर सीरीज के अंदर आप यहाँ से कोई एक चीज काट दो, जैसे कि कोई सर्किट के अंदर से आपने इस चीज काट दी, और अगर कोई दूसरा उसके साथ बंद हो गया, ये R1 तो बंद हो गए, अगर R2 उसके साथ बंद हुआ और R3 भी उसके साथ ही बंद होगा, ठीक है, तो वो तीनों कैसे रहेंगे, एक दूसरे के साथ सीरीज के अंदर। जबकि पैरेलल में क्या होगा, अगर आपने किसी कनेक्शन को काटा है ऐसे, ओके, तो क्या सिचुएशन होगी, तो R1 अकेला ही बंद होगा, R2 और R3 बंद होंगे नहीं। तो वहां आपको समझ लेना होगा कि वो कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है, ठीक। तो ये बेसिक बातें हैं, ठीक है। सपोज हम कोई सर्किट ले लें, ठीक है, सपोज हम क्या ले, कोई सर्किट, जैसे कि एक ऐसी सर्किट ले लेते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पॉइंट है A और यहाँ पर पॉइंट है B। सपोज यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, ओके, और यहाँ पर एक सिचुएशन है कुछ ऐसे, और यहाँ पर भी एक सिचुएशन ऐसी है, ठीक, ऐसे सपोज आप मान, ओके। यहाँ एक रेजिस्टेंस एक और, ठीक, और एक रेजिस्टेंस यहाँ है, ठीक, और एक रेजिस्टेंस कहाँ है,
यहाँ आप ये सारे के सारे रेजिस्टेंस आर वैल्यू के हैं, आर 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 और आर। अगर दो दो रेजिस्टेंस की पेयर बनाकर सॉल्यूशन किया जाए, क्या किया जाए, दो दो रेजिस्टेंस की पेयर बनाकर सॉल्यूशन, तो सपोज हमारे लिए सीरीज पैरेलल का फंडामेंटल क्या होगा, दो दो रेजिस्टेंस कोई भी आप चूज कर लो, तो सीरीज पैरेलल के अंदर क्या सिचुएशन है, दो रेजिस्टेंस ले लो, तो आर इक्विवेलेंट सीरीज के लिए क्या होगा, इट विल बी आर प्लस आर, इट विल बी 2r, ओके। और पैरेलल के लिए आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इट विल बी फॉर्मूला के ऊपर से निकला 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू r1 सॉरी 1/r1 प्लस 1/r2। तो अगर इसको मुझे हिसाब लगाना है तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा, r2 प्लस r1 अपॉन r1 r2, ठीक। तो इसको उल्टा कर दीजिए, r इक्विवेलेंट चाहिए तो r1 r2 डिवाइड बाय r1 प्लस r2। ये दो इक्वेशन आपको 110% याद रखने हैं, ठीक है। कभी भी अगर इक्विवेलेंट के अंदर दो दो रेजिस्टेंस के आप पैर बना रहे हैं तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, इट विल बी r1 प्लस r2, करेक्ट। अगर ये दो याद होंगे तो आपको कहीं दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसके ऊपर से हमें सॉल्व करना है, ये मुंह पर ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सपोज अब आपको देखना है कि पोटेंशियल कहाँ डाइवर्ट होता है, क्या देखना है हमें, पोटेंशियल कहाँ डाइवर्ट होता है। बैटरी यहाँ पर ज्वाइंट है ए और बी के बीच में, तो सपोज यहाँ से कोई पोटेंशियल निकला, ठीक है, यहाँ से हुआ डाइवर्ट, सबसे पहले कहाँ हुआ, यहाँ, मतलब कि ये जो है और ये है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्शन में है, ये पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। अब फिर से आगे पोटेंशियल आया, यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ और यहाँ, तो फिर से यहाँ पर किसका कनेक्शन, पैरेलल का कनेक्शन। फिर यहाँ आ गए तो यहाँ इन दोनों के बीच में कौन सा कनेक्शन, पैरेलल, ठीक, ओके। यहाँ पर से आप जब आगे आते हैं तो यहाँ पर भी कौन सा कनेक्शन आता है, तो इन दोनों के बीच भी पैरेलल और इन दोनों के बीच भी पैरेलल कनेक्शन, ठीक। और यहाँ से अगर आप आगे आप आते हैं तो कहाँ पर आते हैं, पॉइंट बी के पास। तो सपोज इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से आगे चले, यहाँ पर पोटेंशियल हो गया, तो सबसे पहले जहाँ पर दो मिनिमम पैरेलल कनेक्शन है उसको हम रिजोल्व आउट करते हैं। तो क्या सिचुएशन है, इट विल बी आर आर, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पैरेलल कनेक्शन के लिए, इट विल बी r1 r2 डिवाइड बाय r1 प्लस r2, तो इट विल बी r स्क्वायर डिवाइड बाय 2r, तो ये कट हो गए, तो इट विल बी r/2। हमेशा ऐसा ही होगा, अगर दो सेम रेजिस्टेंस आपके पास होए तो वैल्यू उसकी कैसी हो जाएगी, हाफ। याद रखिएगा, अगर ये दोनों की वैल्यू 2 2 होती तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता 1, अगर 5 5 होती तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता 2.5, ठीक है। ये ज्यादा दिमाग के अंदर क्लियर होना चाहिए। तो अब हर बार मैं ये नहीं लिखूंगा, तो इस दोनों की जो वैल्यू है तो ये कितनी हुई हमारी, r/2। अब ये इसके साथ कैसा है, सीरीज के अंदर, इन दोनों कनेक्शंस के साथ कैसा है, इसके कनेक्शन के साथ सीरीज में है, ओके। लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, और चौथा कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इन ये दोनों एक दूसरे के कैसे कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर फिर से इन दोनों की इक्विवेलेंट भी कितनी आएगी, r/2। अब ये r/2, ये r/2, तो अगर ये दोनों r/2 फॉर्मेट के ऊपर है तो ये दोनों कनेक्शन के अंदर कितने हो जाएंगे, r, ओके, क्योंकि ये दोनों अब एक दूसरे के किसके कनेक्शन में आ जाएंगे, सीरीज। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R। ये किसके साथ, R के साथ कैसे कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन के अंदर। तो R के साथ अगर पैरेलल कनेक्शन हुआ, ठीक, तो यहाँ क्या घटना होगी, तो फाइनल रेजिस्टेंस आपका आएगा r/2, ठीक है। अब ये r/2 कनेक्शन आपका आया, तो टोटल इस का टोटल रेजिस्टेंस कितना आया आपका, r/2। और यहाँ क्या है, R किसके अंदर है, सीरीज के अंदर, तो इट विल बी r प्लस r/2, it will be 3r/2, it will be your final आंसर, ठीक है। रेजिस्टेंस ऐसे यहाँ से करंट होकर ऐसे उल्टा बहकर जा सकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसको दो को फॉलो करना होगा, जबकि यहाँ से अगर आता है तो वो यहाँ से निकल कर भी और यहाँ से निकल कर भी आराम से